इसलिए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन कि सबको हमेशा क्लास में आना पड़े। ठीक है, आने वाले 5-6 लेक्चर तक। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यू ईयर है, कोहरा पड़ रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग नहीं देखना है। ठीक है, हाँ क्या बोला, न्यू ईयर पे छुट्टी करा दी है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं नहीं, मतलब मुझे, हम लोग ने कई बार बोला कि अरे यार न्यू ईयर पे, अब इनका बाईपास जो है न्यू ईयर वाले दिन ही है ना, तो अब ये बोलते हैं यार न्यू ईयर से थोड़ा और आगे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। हमने कहा क्यों, न्यू ईयर पे क्यों नहीं कराना, करा अबे यार उस दिन न्यू ईयर है, पार्टी। तो अभी इस टाइम भी उनको न्यू ईयर की पड़ी हुई है, तो न्यू ईयर वाले दिन वाली क्लास को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। देखो मैं मजाक के मूड में भले ही रहूं हमेशा ही, पर तुम लोग जो है सीरियसली लेना इसको, है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अ, तो 3 काम करने हैं, एक तो रेगुलर रहना है, दूसरा क्लास में प्रेजेंट रहना है, मेंटली भी प्रेजेंट रहना है ना। तो जो भी पढ़ाएं उसको पूरा तरीके से सुनना है। जब ये देखो कुछ डिस्कशन हो रहा है आपस में लगे हुए, अरे कुछ इंपॉर्टेंट है छोड़ दे, ठीक है। तो यहाँ जब पढ़ाएंगे ना पूरे टाइम यहाँ फोकस रखेंगे। और तीसरा, जो भी क्वेश्चन देंगे उसका कुछ ना कुछ आंसर निकालना है, चाहे सही निकालो चाहे गलत निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर निकालना अपने से, बगल वाले का नहीं छापना है, मेरा यहाँ पे नहीं छापना है, अपने से एक आंसर लिखना। ठीक है, और अपने से आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो भी सीख जाओगे, खाली सीखना काम है। और मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ कि अगर अगर 4 5 6 क्लास अगर ढंग से तुमने जीओसी पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो इतना याद करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि फिर पागल ही हो जाओगे। कम से कम 500 रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, 500 रिएक्शन, और याद एक भी नहीं होगी, है ना। और याद कर लोगे तो जरूरी नहीं कि वही एग्जाम में आए। तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, न कि रिएक्शन को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर तुमने ये 5-6 क्लास बढ़िया से सीख लिया तो वो 500-600 रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है वो सब आराम से अपने मन से कर पाओगे। नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो जीओसी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो अपने को जानने हैं। वो है बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन बाद में देखते हैं। सबसे पहली चीज देखनी है अपने को हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है सबको। तो 2 चीजें अपने को जाननी है जीओसी शुरू करने से पहले, पहला है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सब लोग जानते हो ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है या रिपेल करने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, ये सबको आती है। ठीक, दूसरा कि पॉजिटिव जो अपोजिट टाइप के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे पूरे जीओसी में, पूरे जीओसी में। ठीक है, और एक जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो है हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि हाइब्रिडाइजेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो हाइब्रिडाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को काउंट करते हैं, ये कितने के बराबर बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के बराबर। तो अगर ये 2 के बराबर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। अगर ये 3 के बराबर है तो sp2, और 4 के बराबर है तो sp3, और 5 के बराबर है तो sp4। अरे 4 कौन बोल रहा है, 5 के बराबर है तो sp3d। समझ में आ रहा है ना, sp4 क्यों नहीं होता है बे, क्योंकि p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। समझ में आ रहा है, sp3d2। और ये 7 हो गया तो कितना हो जाएगा, sp3d3। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो कार्बन यूज़ करते हैं, और कार्बन यूज़ करने की वजह से मैक्सिमम बॉन्ड पेयर कितना आता है अपने पास, 4 ही आता है। तो इसलिए मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन कितना जाता है, sp3 तक जाता है। तो sp3, sp और sp2 ही ये 3 हाइब्रिडाइजेशन अपने को मेनली देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स होता है, ये तो मालूम है ना बे। तो ये जब दोनों मिक्स होंगे तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर किसका कैरेक्टर होगा, s का या p का, किसका कैरेक्टर ज्यादा होगा,
बराबर होगा। मैथमेटिकली अगर बात करें तो कितना परसेंट करेक्टर होगा? 50%। तो एसपी वाला ऑर्बिटल स्फेरिकल नेचर का होगा या डम्बल नेचर का होगा बे? स्फेरिकल होगा कि डम्बल बे? स्फेरिकली डम्बल बोलते हैं उसको, कुछ इस टाइप से दिखता है। आई होप कि तुम्हें याद भी होगा, ये बताया था मैंने। याद आ रहा है? इस टाइप का शेप होता है, स्फेरिकली डम्बल्ड शेप बोलते हैं इसको। ठीक है। अब जैसे sp2 आएगा, तो वो उसके अंदर किसका कैरेक्टर होगा, एस का या पी का? दोनों का, लेकिन किसका कैरेक्टर ज्यादा होगा? पी का। और पी का कैरेक्टर क्या है, स्फेरिकल होना कि डम्बल होना? तो जो sp2 वाला ऑर्बिटल होगा वो स्फेरिकल होगा कि डम्बल बे? दोनों होगा, लेकिन स्फेरिसिटी कम होगी और डम्बलनेस क्या होगा, ज्यादा। तो जो sp2 वाला ऑर्बिटल होगा वो थोड़ा कम स्फेरिकल और थोड़ा ज्यादा डम्बल्ड। समझ में आ रहा है? और सेम ऐसे ही जब sp3 होगा तो वो और भी कम स्फेरिकल और ज्यादा डम्बल्ड। समझ में आ रही है बात? ये स्ट्रक्चर बनता है sp, sp2 और sp3 का। ठीक है। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, तो जो sp के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, और sp2 के इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के कम पास में है, और sp3 वाले क्या हैं बे, और भी ज़्यादा दूर है। न्यूक्लियस कहाँ पे है? यहाँ। यहाँ होता है न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, तो किसके इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक हैं? sp वाले। तो किस में इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है? sp में। तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी? sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी sp2 की, उसके बाद, और sp3 की सबसे कम। ये समझ में आता है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही हर एक चीज़ को कनेक्ट करना। अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने सबको आता है? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो। आज ये प्राणी नहीं आई है, और तेरे साथ एक और घूमते हुए उधर यहाँ बैठते हो, आज कहाँ बैठे हो? कहाँ है, क्या हुआ उसको? अच्छा, जीओसी घर पे पढ़ रही है? बढ़िया। ये बहुत दिन से नहीं आ रही है वो? अच्छा, ठीक है। नहीं, आज बहुत कम लोग भी आए हैं, इधर भी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, इधर ही आ के तो ये भी नहीं आया। हाँ हाँ, आज क्लास में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पर फिर भी कम तो ही है। पर ठीक है, पता नहीं कैसे घट जाता है। लिखो एक क्वेश्चन। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एलिमेंट। फाइंड hybridization of each element in following compound.
कर लिया होगा बे। कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, एक एक क्वेश्चन कर दूँ मैं? एक भी क्वेश्चन नहीं? ठीक है। तो वो तो मैं डिसाइड करूँगा ना, करूँगा तो मैं सारा पहले ही। कितने लोग पहली लाइन कर लिए कम से कम? उसमें भी हाथ नहीं उठा रहे। मेरे यहाँ करने से पहले कर लिया करो, ठीक है? चलो ठीक है, देखते हैं। तो पहले वाले में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है? sp3 दिख रहा है ना? ये कितने लोग गलत किए या नहीं कर पाए वो हाथ उठा, तो पहले उनको धक्का मार के निकालें फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? क्योंकि ये तो आना जरूरी है, ठीक है ना? हाँ फिर ठीक। फिर तो सबने कर लिया। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp3। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp, अरे बोलना। 2। मुझे नहीं आता, ये तो सबको समझ में आ रहा है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2.5, sp2, ठीक है? ये तो समझ में आ रहा है। कितने लोग एटलीस्ट इसमें से एक गलत किए? कौन सा भी बता दूं कैसे करना है? तुम्हें थर्ड वाला ये क्या निकाला? sp3 निकाला। ये तुझे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे? 3। और लोन पेयर? लोन पेयर एक भी नहीं है, ठीक है? ये क्या है भाई? ये एक गोला, एक गोला क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पे?
3 और लोन पेयर एक भी नहीं। वो कहोगे नहीं सर आधा पेयर तो है ही, आधा आधा लोन पेयर क्या होता है? पेयर का मतलब तो होता है या क्या एक सिंगल आदमी को हाफ कपल बोल सकते हैं? हाफ कपल जैसा कुछ नहीं होता। ये खुश हो रहा है कि चलो यार हाफ ही कपल है। तो यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको पेयर नहीं बोल सकते है ना। तो 3 बॉन्ड पेयर है और एक भी लोन पेयर नहीं है, क्या बोलोगे? sp2। यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा? यहाँ पे हाइब्रिडेशन पे 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, क्या बोलोगे? sp2। पर यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत है, कभी कभी ना यहाँ पे sp भी हो जाता है। ठीक है, sp2 भी रहता है और कभी कभी क्या भी रहता है, sp भी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, चिंता मत। ठीक, ये पूरी लाइन कितने लोग सही से कर पाए थे अपने मन से? ये लास्ट वाला भी? लास्ट वाला कितने लोग sp2 और sp दोनों लिखे थे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आने वाले समय मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि ये कैसे sp और sp2 दोनों ही हो सकता। पर sp2 तो सबने निकाला होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बात करते हैं। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका इसका sp, इसका भी sp। देख रहा है ना बे? ये तो सब लोग किए होंगे। ये पूरा कितने लोग सही से कर पाए थे? हाथ नहीं उठा रहे सारे लोग। तू बे? हाँ ठीक है। और कितने लोग गलत किए हो? इसमें से कोई भी एक गलत किए हो, हाथ उठा, बताएंगे। अगला वाला किए हो? यहाँ पे क्या आ रहा है जल्दी बता। sp2, ये वाला sp2, ये वाला sp3, ये वाला sp3 की 2 बे। 3 वाले हाथ उठाओ, sp3 वाले। sp2 वाले हाथ उठाओ। तो तू टू बोल रही थी sp2, उधर से कौन sp2 बोल रहा था? तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना। लोन पेयर बनाया नहीं, इसका क्या मतलब? लोन पेयर है ही नहीं, मतलब वो नहीं बनाए तो भी होता है। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए? 3 और लोन पेयर एक। एक तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3। तकलीफ में हो गया। ये वाला देखो, ये लोन पेयर यहाँ बना देते, नहीं तो फिर उसी में कंफ्यूज रहेंगे। बताओ जल्दी से। sp3, यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp2 और यहाँ पे sp2। समझ में आ रहा है ना बे? ये आएगा sp3, sp2, sp2 और sp2। ये भी आने वाले समय में पढ़ाएंगे। ठीक है, कितने लोग sp3 लिखे थे वहां पे नाइट्रोजन का, हाथ उठाओ। और कितने लोग sp2 लिखे हो? तू कहाँ sp2 लिखा है गलती से? और कितने लोग ये पूरा सही किए, हाई वाले को छोड़ के, गोले वाले को छोड़ के? तो उसमें भी गलत कर दिया कुछ। नाइट्रोजन बताओ हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या होगा? sp2। और कार्बन, सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp2। सारे कार्बन का कितना होगा? sp2। ये बेंजीन था तो इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड लगा दिया क्या? ये कंपाउंड जानते हो तुम लोग? देखे हो कभी? इसको बेंजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइन। बेंजीन में एक अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दे तो वो बेंजाइन बन जाता है ना। और अब ठीक है। जब नहीं दिखता है तो दूरबीन लेके आया कर। किसको नहीं दिख रहा था? तो तू भी दूरबीन लेके आएगा, आगे बैठा करो या तो। अब ठीक है, तो देखो इसमें इसमें बहुत बेसिक चीज है। ये जो 4 कार्बन है, इन चारों का हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा? sp
लेकिन ये जो दो कार्बन है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इनका भी sp2 होता है। और जितना भी स्टार बनाया है ये सब आने वाले समय में पढ़ाएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि आने वाले समय में क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी बता रहे हैं कैसे पढ़ना, ठीक है। कितने लोग ये स्टार वाले सब छोड़ के बाकी सारे सही सही किए थे, स्टार वाले छोड़ के, मतलब जो स्टार है उसमें, ठीक, और कितने लोग स्टार वाले भी सारे सही किए हो, कौन वो sp2 कर रहा था, अच्छा लास्ट वाला, वो देखा नहीं तूने, नहीं बेंजीन देख लिया, कैसे, अब से और छोटा बनाऊंगा, ठीक। देखो कोई भी रिएक्शन जब होती है ना, जैसे कोई इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है नॉर्मल सी, HCl है और NaOH, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl और क्या, वाटर, यही तो बनाते हो, अबे यही तो बनता है। ये रिएक्शन याद किए हो कि नहीं किए हो, तो लोग याद नहीं किए हो तब कैसे किए हो, सब इसको रटते ही हैं, सब शुरू से यही रटवाया जाता है, HCl और NaOH रिएक्ट करके NaCl और वाटर बनाता है, यही तो रटवाया जाता है। हाँ तो अब क्या करते हो उसको, अब तो याद हो गया होगा। हाँ देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें ना कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट साइड के जितने भी बॉन्ड है वो सारे बॉन्ड को अपन तोड़ते हैं और प्रोडक्ट साइड के नए बॉन्ड्स को अपन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे H और Cl का बॉन्ड तोड़ेंगे, है ना, तो किस में टूटेगा बे, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, H की Cl, तो इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ खींचेगा, Cl, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, Cl पे नेगेटिव, और H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये दिखाई दे रहा है ना। तो बॉन्ड पहले टूटेगा H पे प्लस और Cl पे माइनस है, NaOH का बॉन्ड टूटेगा तो किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव आएगा, Na पे प्लस और OH पे क्या आएगा, माइनस, ये दिखाई दे रहा है, अरे समझ में आ रहा है ना। तो बॉन्ड तोड़ने के जस्ट बाद अपन क्या करते हैं, जो प्लस वाला है ये किसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, माइनस वाले के साथ, समझ में आता है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो H और OH आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा वे, पानी, और Na और Cl आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, समझ में आ रहा है। तो कोई भी रिएक्शन कराना हो तो पहला काम क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ते, और फिर दूसरा काम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन कराना होगा तो पहले बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड तोड़ेंगे और उसके बाद फिर बॉन्ड जोड़ेंगे, समझ में आ रहा है। और बॉन्ड तोड़ना बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से बॉन्ड तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NaOH का बॉन्ड जरूरी नहीं कि मैं Na प्लस और OH माइनस में तोड़ूँ, मैं इसको ऐसे भी तो तोड़ सकता हूँ, NaO माइनस और H प्लस, इसमें भी तो तोड़ सकते हैं, पर NaOH का बॉन्ड NaO माइनस और H प्लस में कभी टूटता है क्या, अरे बोल, टूटता है ना, टूटता है, पर यहाँ पे हमने Na प्लस और OH माइनस में ही तोड़ा है, पर NaOH का बॉन्ड NaO माइनस और H प्लस में भी टूटता है, ठीक है। अब यहाँ क्यों नहीं तोड़ा उसका रीजन थोड़ा डिफरेंट है, कोई बता सकता है कि यहाँ क्यों नहीं तोड़े हैं ऐसे NaO माइनस और H प्लस के फॉर्म में, तो वैसे कैसे कब तोड़ेंगे, जब नॉन एक्वस रहेगा, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। तो H प्लस वाला किसके साथ कंबाइन होगा, NaO माइनस के साथ, क्या बनाएगा, NaOH, और Cl माइनस किसके साथ कंबाइन होगा, तो क्या बनाएगा, तो रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ रिएक्शन ही नहीं हुई, तो इसलिए, और सिर्फ ये एक रीज़न नहीं है कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही है इसलिए ऐसे नहीं तोड़ रहा, और भी बहुत सारे रीजन है, पर बॉन्ड तोड़ना बहुत ज़रूरी है, सही बॉन्ड तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक ही बॉन्ड था तो जो बॉन्ड था वही तोड़ दिया, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है और कौन सा बॉन्ड नहीं तोड़ना, ठीक है, वो पहले सीखना जरूरी, और कौन सा बॉन्ड कैसे तोड़ना है वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग बॉन्ड तोड़ना सीखेंगे और उसके बाद क्या सीखेंगे बे,
बॉन्ड जोड़ना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कराते टाइम हम लोग दो टाइप से बॉन्ड तोड़ते हैं, दो तरीके से। एक होमोलिटिक फिजन करते हैं और दूसरा क्या करते हैं बे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। लिखो। लिख लिया होगा। अब इसमें पहला है, दो तरह से बॉन्ड फिजन करते हैं, पहला है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन और दूसरा क्या है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब देखो यहाँ पे जैसे H और Cl का बॉन्ड था, ठीक है, HCl में H और Cl का बॉन्ड तोड़ना है, तो इस बॉन्ड को किधर तोड़ेंगे, H की तरफ या Cl की तरफ? H की तरफ तोड़ोगे या Cl की तरफ? कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl। तो कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? Cl। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? अब जब भी इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग को हम लोग हमेशा बेंट एरो से दिखाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, है ना। देखोगे ये क्या बकवास चीज़ बता रहे हैं, हाँ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बेंट एरो से हमेशा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग दिखाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो ये जो एरो का हेड होता है, हेड हेड दिखाता है फाइनल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो टेल होता है वो दिखाता है इनिशियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ थे वे, एच के पास कि सीएल के पास? बीच में, इसलिए बॉन्ड फॉर्म में है। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचेंगे, सीएल के पास। तो सीएल पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और एच पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। दिखाई दे रहा है? तो एच क्या बनेगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की इलेक्ट्रॉन रिच, डेफिशिएंट बनेगा। और सीएल क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिच। दिखाई दे रहा है? अब H प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉनों की तरफ अट्रैक्ट होगा या न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रॉनों की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा या न्यूक्लियोफाइल बनेगा? अब ये फाइल ये क्या होता है, अच्छा फाइल का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना कि रिपेल करना? फिलिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना या हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जो पानी से अट्रैक्ट हो या पानी से रिपेल हो? अट्रैक्ट हो। हाइड्रोफोबिक मतलब जैसे ठंडी में सब लोग हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, पता है ना, और गर्मी में सभी हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं। तो ऐसा नेचर होता है। फिलिक का मतलब लविंग या फिर केयरिंग नहीं। लविंग के बाद एक्चुअली में केयरिंग ही आ जाता है ना यार, ये फेमिनिज्म दिमाग में घुस गया। लविंग और
अट्रैक्टिव है ना। तो अगर H प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉनों की तरफ अट्रैक्ट होगा या न्यूक्लियस की तरफ पे? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को ट्रिपल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली H प्लस इलेक्ट्रॉनों की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये क्या बनेगा बे? इलेक्ट्रोफाइल। और Cl माइनस क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल। दिख रहा है ना? तो बॉन्ड को ऐसे तोड़े हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल बना है। ये जो बॉन्ड का फिजन है, बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये होमोलिटिकली तोड़ रहे हैं कि हेट्रोलिटिकली तोड़ रहे हैं? ये सब दोनों इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है, तो इसको होमोलिटिक बोलोगे कि हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिक। इसी बॉन्ड फिजन को हम लोग हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं। लिखो, जो बकवास अभी किए हैं हिंदी में, उसी को अंग्रेजी में लिखवा के ले आए, लिख के ले आऊँ पहले से ही मैं। अगर बॉन्ड टूट रहा है दो लोगों के बीच में, ऐसे जैसे कि एक जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम की तरफ ही शिफ्ट हो जाए, ठीक है, इसको हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये जो 5-6 क्लास है, इसमें मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर शो करूँगा और तुम्हें थोड़ा पोलाइट रहना पड़ेगा। मैं कभी कभी कूट भी देता हूँ इसमें, अगर सही से काम नहीं करोगे तो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता मैं, दोनों को इक्वली कूटूंगा अगर मुझे कुछ गलत होता हुआ दिखा तो, ठीक है ना। तो ये 5-6 क्लास झेल लेना बढ़िया से मुझे। हाँ भाई, ये झेल गए बढ़िया से तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, क्या? हाँ हाँ। तू तो अभी तक झेल रहा था मुझे, ये सामने ही बोल रहा है। गजब बेइज्जती है। अभी और भी झेलना बाकी। तो इस वाले में क्या, मैं बिल्कुल बिल्कुल भी लीनियंसी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं सीधा गरियाना शुरू कर देता हूँ। बहुत बेइज्जती करता हूँ। हाँ, पीटने में मैं बिल्कुल संकोच नहीं करता, मैं बहुत पीटूंगा अगर सही से काम नहीं करोगे तो। क्योंकि मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। सिखा के जाना है, सिखाने आए हैं, सिखा के जाएंगे, बस। बाकी उससे कोई मतलब नहीं। बाकी ये सब बातचीत बातचीत चलती रहती है, ठीक है। सब्जेक्ट सीख के जाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अब देखो जोश में आ रहे हैं। लिख लिया? एग्जाम्पल भी आई होप अपने से लिख ही लिए होगे तुम लोग। HCl वाला लिख लो ना, एग्जाम्पल में नीचे HCl का बॉन्ड फिजन कराओ, ठीक है। तो अगर दो एटम है, मान ले A है और B है, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? B की तरफ। और A पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और B पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वैसे यहाँ पे ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए था, पर मैंने क्या लिखवाया है? जनरली। मतलब ये स्टेटमेंट कितना परसेंट केस में सही होगा? 60-70% केस में सही होगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर रहती है तब भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है ना, कभी कभी। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही शिफ्ट होगा, ठीक है। ये क्या बना है हमारा भाई? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या बना है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। देख रहा है? पर मान ले कि एटम सेम हो जाए ऑलमोस्ट, और ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड को मुझे होमोलिटिकली तोड़ना, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना? होमोलिटिकली तोड़ने का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट कर देंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ शिफ्ट करो, वो हमेशा हेट्रोलिटिक होगा। होमोलिटिक का मतलब क्या करना होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन को इधर और इधर शिफ्ट करना। समझ में आ रही है बात? तो
अब दो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को हम लोग ऐसा बेंट एरो से दिखाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को कैसे दिखाएंगे बे? हाफ बेंट एरो से दिखाएंगे। ठीक है, हाफ एरो। तो अगर हाफ एरो बनाया है इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया जा रहा है? एक। और फुल एरो बनाया है मतलब कितना शिफ्ट कर रहा है? दो शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हाफ शिफ्ट करो। तो इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस ए के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इलेक्ट्रॉन आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज? हाँ, कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बॉन्ड तोड़ने से पहले पहले बॉन्ड बनने के बारे में सीखते हैं। और बॉन्ड बनने के बारे में सीखना है मैंने केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया है, याद आ रहा है? तो यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसका है? ये इस ए का। और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? ए का। और तो हमने क्या किया, बॉन्ड तोड़ के जिसका जो इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया। तो खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी के ऊपर चार्ज आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। हाँ, अब अगर इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे देता तो ऐसी सिचुएशन में इस पे कितना चार्ज आता? नेगेटिव चार्ज आता। और इसीलिए जब भी मैं नेगेटिव चार्ज बनाता हूं तो तुमने देखा होगा मैं दो इलेक्ट्रॉन साथ में बनाता हूँ। स्माइली नहीं बनाया मैंने, है ना? वहां क्या बनाया मैंने? दो इलेक्ट्रॉन बनाया। तो जब भी एक नेगेटिव चार्ज आता है तो एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन आता है? दो। एक उसका खुद का और एक बाहर से। समझ में आ रही है बात? पर यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पर जो ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया है ये उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है। और खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसके खुद के इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन देने से इसका चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। ठीक है। और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने से इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो कैसा चार्ज आएगा? एक और नेगेटिव चार्ज। और दो और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितना चार्ज आ जाएगा? तीन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अबे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? दो इलेक्ट्रॉन हैं, पर एक्स्ट्रा कितना आया है? एक ही आया है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, एक इलेक्ट्रॉन खुद का है। तकलीफ में हो बे? हाँ। तो यहाँ ए पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? कोई चार्ज नहीं, क्योंकि वो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अभी एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? हाँ, डेफिशिएंट। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी नहीं होती तो बॉन्ड क्यों बनाता? है ना? तो ऐसे लोगों को, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हम इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं वे? फ्री रेडिकल बोलते हैं। और इस टाइप के बॉन्ड फिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं। लिखो।
अब लिया। एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तुम बोल्ड करके लिखो, इटैलिक करके लिखो, या फिर स्टार हैश बना के लिखो, जैसे चाहे वैसे लिखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाइन तुम्हें बढ़िया से याद होनी चाहिए। कभी भी जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है वो एक बहुत ही रेयर केस इवेंट होता है। रेयर केस इवेंट का मतलब जल्दी फ्रीक्वेंटली होगा या कम होगा? कम होगा। जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है बहुत कम होता है, और ये सिर्फ तभी हो पाएगा, सिर्फ तभी होगा जब कोई फ्री रेडिकल इनिशिएटर प्रेजेंट होगा। अब फ्री रेडिकल इनिशिएटर क्या होता है? जैसे सनलाइट अगर प्रेजेंट हो तब भी फ्री रेडिकल इनिशिएटर हो जाता है, लाइक, और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो, एनबीएस हो, या एल्कली मेटल हो, जिंक हो, तो इन सब की सिचुएशन में बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाता है? होमोलिटिकली तोड़ा जाता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे? हेट्रोलिटिकली। समझ में आ रही है बात? बॉन्ड कैसे तोड़ोगे भाई? हमेशा हेट्रोलिटिकली तोड़ोगे। लेकिन अगर कोई फ्री रेडिकल इनिशिएटर प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर में पहला क्या नाम लिया मैंने? सनलाइट। सब जानते हैं? अबे जानते हो ना? सनलाइट अब भी कैसे जानूंगा? तो अभी तो मैं एग्जांपल भी नहीं दे सकता, है ना, जो अभी नहीं है ना, पर खोज सब रहे हैं। वही परऑक्साइड जानते हो तुम लोग? परऑक्साइड सब जानते हैं या नहीं जानते? नहीं जानते हो हमसे पूछो, बताएंगे। कौन ऐसा है जो परऑक्साइड नहीं जानता है? हाथ उठाओ। बता क्या होता है परऑक्साइड? भावनाओं को काबू में रखेंगे। हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। हाँ हाँ हाँ। बस, तो इतना ही पता है परऑक्साइड के बारे में? इससे ज़्यादा क्यों जानना है तुझे? यही तो होता है परऑक्साइड। बैठ जाओ। परऑक्साइड जानते हो या नहीं? कितने लोग परऑक्साइड जानते हो? वो हाथ उठाओ पहले। हाइड हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम सुने हो कभी? क्या फॉर्मूला होता है? स्ट्रक्चर बनाने आता है सबको? ये बनता है H2O2 का स्ट्रक्चर। यही होता है? नहीं, अरे लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाया है यार। इसमें यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखाई दे रहा है। जिस भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बोलते हैं। तो अगर ये भी कहीं प्रेजेंट है तो बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे? होमोलिटिकली तोड़ेंगे। ठीक है। एनबीएस जानते हो तुम लोग? कोई बता सकता है एनबीएस क्या है? इस ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला रिएजेंट है एनबीएस। कन्वर्जन में काफ़ी यूज होता है। इसका फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, एन ब्रोमो क्या बे? सक्सीनामाइड होता है। सक्सीनामाइड जानते हो तुम लोग? सक्सीनिक एसिड जानते हो? बताया होगा, पर खैर, इस कंपाउंड को अपन सक्सीनिक एसिड बोलते हैं। ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये तो लिखे होगे कम से कम, ये तो कभी कभी देखे ही होगे। इसी में से अगर दोनों साइड से OH हटा दे तो यहाँ जो ये बॉन्ड बनता है NH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सीनामाइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, वो देख लेना। ठीक है, ऐसा है ना, कि ये नहीं कि ऑक्सीजन कैसे इतना सारा बॉन्ड बना रहा है। मैं एक ही साइड का ओपन करके दिखा रहा हूँ, दोनों साइड का ही बना देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सक्सीनामाइड। तो तुम बता सकते हो कि एन ब्रोमो सक्सीनामाइड क्या होगा बे? ये H की जगह पे क्या लग जाएगा? ब्रोमीन। ये कंपाउंड को हम लोग एन ब्रोमो सक्सीनामाइड बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं भाई? इसको NBS लिखते हैं। और ये कंपाउंड अगर कहीं प्रेजेंट है तो बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे? होमोलिटिकली। समझ में आ रही है बात? लिख लो, ये फोटो बना लेना NBS के नीचे या आगे कहीं बना लो, आगे पीछे कहीं बना लो, पर NBS के आसपास लिखना।
एल्कली मेटल जानते हो तुम लोग? अब एल्कली मेटल जानते हो ना? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। अरे यार, वो फ्लो फ्लो में सब निकल जाते हैं। इन सबको हेलोजन बोलते हैं। एल्कली मेटल क्या होते हैं? फर्स्ट ग्रुप वाले। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब प्रेजेंट होंगे तो बॉन्ड्स को कैसे तोड़ा जाएगा? होमोलिटिकली। जिंक अगर प्रेजेंट होगा तो बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाएगा? होमोलिटिकली तोड़ा जाएगा। समझ में आ रही बात? पर और कुछ है सिचुएशन, जैसे CCl4 है, पानी है, बेंजीन है, कुछ भी है, बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे? हमेशा हेट्रोलिटिकली तोड़ोगे। लेकिन ये सब रहेंगे, बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा। ये बढ़िया से याद किया रहना। ठीक है? चाप लिए? बॉन्ड तोड़ना समझ में आया ना बे? बोर हो रहे हो क्या तुम लोग? तो आप क्या चाहते हो, यहाँ डांस करें बैठ के? हैं? ये ऐसे वो कह रहा है पोल डांस करिए। आ जाए यहाँ, बन जा पोल। नागिन डांस? इनके शौक ही एकदम नवाबी टाइप। ये छापे कि नहीं छापे पे? बहुत गंदा लगता हूँ मैं डांस करते टाइम, है ना? मैं नहीं करता कहीं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड की शादी टूटते टूटते बची मेरे डांस की वजह से। वो कह रही कि ऐसे दोस्त हैं इसके। नहीं, प्रमोद कुमार नहीं था, कोई एक और। लिखो, अटैकिंग स्पेसीज। कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लिखो, एक बार डेफिनेशन लिखोगे समझ में आएगा। दो टाइप के अटैकिंग स्पेसीज होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की इलेक्ट्रॉन रिच में। और अभी पढ़ाया है यार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है? और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की इलेक्ट्रॉन रिच। रिच। ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रोफाइल में भी दो टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एक होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक जिस पे कोई पॉजिटिव चार्ज ना हो, न्यूट्रल वाला। और न्यूक्लियोफाइल भी दो टाइप का होता है, एक नेगेटिवली चार्ज वाला और एक न्यूट्रल वाला। बस इसी यही डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है? जल्दी से छापेंगे और फिर मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
छाप लिया बे। मेजर कंपाउंड की डेफिनेशन ओपन कर। हम्म। हम्म। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला तूने? हाँ, तो इसके बाद क्वेश्चन। ठीक। ये छाप लिया। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच? हाँ, डेफिशिएंट। ऑब्वियस बात है, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे कि डोनेट करेंगे? और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज? तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई प्लस से। लेकिन जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उसको हम किससे करते हैं? ई से। अब ऐसे में न्यूक्लियोफाइल जो आते हैं वो न्यू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच वे? रिच। तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे कि डोनेट करेंगे? डोनेट करेंगे। उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनको एन माइनस से करते हैं, और जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसको किससे करते हैं? एन से करते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे H प्लस है। क्या लगता है तुम्हें, ये ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच? डेफिशिएंट है, दिखाई दे रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। पर H माइनस। क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच पे? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कि न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज होता भी नहीं है। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें तुम्हें बताना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लिखो। फाइंड द टाइप ऑफ अटैकिंग स्पेसिस। ये कुछ कंपाउंड कुछ ऐसे लिख रखा है। तुमको इसमें से, अच्छा इसमें कॉमा यार बड़ा अजीब था, रेंडमली लिखा हुआ है। कॉमा लगा देता हूँ मैं, नहीं तो ताकि, यार ये एआई ना पता नहीं अजीब तरीके से हैंडल कर रहा है चीज़ों को। कर। ये सारा जो ग्रीन कलर से है वो कॉमा है। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। एक बता देता हूँ। H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज। और तो ऐसा कर लो, चार कॉलम बना लो, एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे ही मतलब चार कॉलम। और चारों कॉलम में ये सब भर भर के लिख दे। ठीक है। तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे चाहो वैसे करो, पर ये सारे कैटेगराइज करने।
कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए, मतलब पता कर लिए कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल? ठीक, सब लोग करेंगे। चलो मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प और कर देता हूँ। ये जो पहली लाइन है ना, ये सब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो दूसरी लाइन है ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये तीसरी चौथी लाइन ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। और ये वाली लाइन सारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। एक्चुअली में जो क्वेश्चन था वो बस ये तीन थे, बाकी एग्जाम्पल करा रहा हूं। तो खैर, अ, वो कितने लोग पूरा सही सही सोच पाए थे, ये हाथ उठाओ। ठीक, थोड़ा सा गलत है। सोडियम इसमें कुछ भी नहीं। सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच? कुछ नहीं है, बस सोडियम प्लस है, फुलफिल्ड है आउटर मोस्ट में। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी को? नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। और क्या इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से? नहीं। लेके क्या करेगा, Na- बनाएगा क्या? सोडियम क्या बनाता है? Na+ ही बनाता है, स्टेबल है वो तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कुछ नहीं करता है। तो सोडियम प्लस कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो लिखा है वो वही है। और ये जो तीन है ये खाली क्वेश्चन में ये तीन दिए थे, बाकी ये सब एग्जाम्पल। ठीक है, करो। तो वो जो तीन क्वेश्चन है कम से कम वो तो करो।
SO3 को पानी में डालेंगे, रिएक्ट करेगा कि नहीं? H2SO4 बनाता है। पानी में डालने से H2SO4 बनता है, बोलते हैं लिख में तो SO3 + H2O लिख दे, क्या बनता है? क्या बनता है? कोई लिखेगी तो पता चलेगा। कैसे बनेगा वो बना के दिखा सकते हो? ठीक, तो पहला वाला देखते हैं NH4+। NH4+ कितने लोगों को लगता है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल? कितने लोगों को लगता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल है? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है? कितने लोगों को लगता है कि ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। और कितने लोगों को लगता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है? और कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों ही नहीं है? अबे किसी में तो हाथ उठाओ। ये हाथ ही नहीं उठाते हैं सब। ठंडा लग रहा है क्या तुम लोगों को? अच्छा, और वो अप्रैल में भी तुम लोग को ठंडा लग रहा था? जुलाई में भी ठंडा लग रहा था तुम लोग? अब पीटने से ही गर्मी आएगी इनके अंदर, ऐसे तो आएगी नहीं। देखते हैं तो NH4+ का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनता है। और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर है जिसको ये डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल बन जाए? है ही नहीं। और क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है क्या बे? क्यों बे? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? 6। 6? अरे यार, कितने इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास है? 8। तो अगर ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है तो ये कितना बॉन्ड बना लेगा? 5। दिख रहा है? नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। 4 तो बनाया, ये सामने ही दिख रहा है, 4 बॉन्ड बनाया। मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है भाई ये? 4, है ना? तो क्या लोन पेयर ले सकता है कि नहीं ले सकता है? दे सकता है कि नहीं दे सकता है? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कि न्यूक्लियोफाइल? कुछ नहीं बनेगा। जरूरी है कि लिखे हैं तो कुछ बनबे करे। H3O+ देखते हैं। H3O+ का तो स्ट्रक्चर बनाया होगा तुम लोगों ने। इसमें लोन पेयर भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। कितने लोगों को लगता है ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ये कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल बनेगा? और कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों ही बन सकता है? और कितने लोगों को लगता है दोनों ही नहीं बनेगा? अबे किसी में तो हाथ उठाओ, मतलब कुछ तो लॉजिक लगाओगे ना। हम तो ना उठाएंगे। अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा? गलत ही तो होगा ना बे। होने दो गलत। किसने बोला तुमको सही करने के लिए? अगर सब सही कर लेते तो यहाँ बैठे थोड़े होते, है कि नहीं? तो गलत ही करो कम से कम। अगर सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास होता तो तुमको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं थी। तैयारी करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कुछ सवालों का जवाब चाहिए तुम्हें। मैं यहाँ शायरी सुना रहा हूँ? क्या बात कर रहे हो? ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। शायरी नहीं बे, कह रहा है वंस मोर हो जाए एक बार इसी का। कितने लोगों को लगता है अभी कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? हाथ उठाओ। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा क्योंकि लोन पेयर है इसके पास? दे तो सकता ही है, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। छोटा छोटा हाथ उठाते हैं ताकि गलती से मैं देख ना लूँ ना। कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों ही बन सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है, तो दोनों की पॉसिबिलिटीज है ना? बन सकता है, बोले बनेगा नहीं, बन सकता है तो पे तो हाथ उठा ही सकते हो।
और कितने लोग लगता है कि ये दोनों ही नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि जैसे NH4+ था वैसे ये भी है। अब बाकी लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। और कितने लोग लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं ये, मतलब डिपेंड है, देखो चार चार हाथ उठा रहे हैं इनके। तो ये कंपाउंड कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये लोन पेयर दूसरे को नहीं दे सकता। अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो 4 बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 3। कितना बॉन्ड बनाता है बे? 3। 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। और लोन पेयर लेने का भी सवाल नहीं उठता है, फिर से 4 बॉन्ड बना लेगा। तो ना तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। क्या बनेगा? कुछ नहीं। ये वाला बताओ। छोड़ नहीं रहे बे, सामान मत पैक करो, अभी पढ़ा रहे हो। जब छोड़ना होगा तो खुद ही बोलेंगे, ठीक है? आज जितना सोच के आए पढ़ाने को उतना तो पढ़ा के जाएंगे। कहाँ जाना है? कहीं टाइम दिया होगा? तुम्हारी शक्ल देख के लग नहीं रहा है कि कोई कि कोई टाइम, हाँ। प्यार अंधा होता है। अंधी भी। खैर, पॉसिबल है। ये वाला बताओ, कितने लोगों को लगता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है? हाथ उठाओ पे, इलेक्ट्रोफाइल। और कितने लोगों को लगता है न्यूक्लियोफाइल है? तो दिखने में ये न्यूक्लियोफाइल जैसा लगता है, लोन पेयर दिखता हुआ, पर एक्चुअली में अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 चले गए बॉन्ड बनाने, तो टेक्निकली इस कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना बे? तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि रिच है? डेफिशिएंट है। तो ये क्या बनता है? एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। बाकी ये दोनों कुछ नहीं बनता। ठीक है? छाप लिया ना? देखो, फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट बस छोड़ रहे हैं, बस ये वाला पेज छोड़ के। ये पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ाएंगे, ठीक है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे इफेक्ट अपने को पढ़ने हैं। टोटल 6 इफेक्ट है। पहला है स्टेरिक हिंड्रेंस, या इसको स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट और एरोमेटिक इफेक्ट। ठीक है? अब हो सकता है कि इसमें से कुछ इफेक्ट तुमने कभी सुना भी ना हो, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में बस यही इफेक्ट पढ़ाना है। तो आने वाले 6 क्लास में ये 6 इफेक्ट पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिटरी मेथड लगा के पर इफेक्ट एक क्लास है, ऐसा नहीं है। खाली रेजोनेटिंग इफेक्ट में, है ना, रेजोनेटिंग इफेक्ट में ही 3 क्लास लग जाएगी, ठीक है? और बाकी जो 5 इफेक्ट हैं वो सब 3 क्लास में होंगे, ठीक है? तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक? तो इसको ही पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ेंगे ही, बाकी सब भी पढ़ेंगे। इस पर ज़्यादा पढ़ेंगे। इसको छाप लो जल्दी से। कल क्लास है क्या तुम लोगों में? अरे यार, ठीक है। छापे नहीं हो? छापो छापो छापो, जल्दी छापो।